आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण कोई छू भी नहीं सकता है और किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि वो आरक्षण समाप्त कर दे। ये वही बीजेपी नेता कह रहे हैं जिनकी सत्ता खड़ी करने में जनरल कैटेगरी के लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी जवानी खपा दी, सड़कों पर लाठियां खाई, आंदोलनों में मुकदमे झेले और दशकों तक बिना कोई सवाल किए बीजेपी के साथ खड़े रहे। लेकिन आज जब उनके बच्चों का भविष्य दांव पर है, जब कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक अंक लाने के बाद भी उनके हाथ से नौकरी फिसल जाती है और जब यूजीसी के नए नियमों में उन्हें अपनी जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से बराबर सुरक्षा नहीं मिलती दिखाई देती, तब वही बीजेपी उन्हें जवाब देने के बजाय सत्ता की ताकत दिखा रही है। सवाल आरक्षण समाप्त करने का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जिसे जनरल कैटेगरी के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा था। जिस पार्टी को उन्होंने अपनी आवाज समझा, आज वही पार्टी उनके सवाल सुनने को तैयार नहीं है। जिन नेताओं के लिए उन्होंने अपना वर्तमान दांव पर लगाया, आज वही नेता उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े सवालों पर चुप रह जाते हैं। जिस बीजेपी को उसने अपना सबसे मजबूत सहारा बनाया था, आज वही बीजेपी उसके बच्चों के समान अवसर के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी को शायद भरोसा हो गया है कि जनरल कैटेगरी नाराज होगी, प्रदर्शन करेगी, फिर चुप होकर उसी के पीछे लौट आएगी। शायद यही भरोसा अब बीजेपी की ताकत नहीं, उसका सबसे बड़ा अहंकार बन चुका है। बीजेपी ये जानती है कि देश की राजनीति अब जातिगत आंकड़ों से चलती है। उसे एससी, एसटी और ओबीसी वोट चाहिए। इसलिए पार्टी के बड़े बड़े नेता बार बार मंचों से साबित करने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण का सबसे बड़ा रक्षक हम ही हैं। लेकिन इस चुनावी राजनीति के बीच सवर्ण समाज का गरीब बच्चा कहीं गायब होता दिखाई देता है। उसकी बेरोजगारी, उसकी आर्थिक कमजोरी, उसकी कटाफ और उसके सीमित अवसर बीजेपी के किसी बड़े भाषण का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि इसकी पीड़ा से वोटों का नया समीकरण नहीं बनता। लेकिन आरक्षण समाप्त होने का डर दिखाकर बड़े सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। अब आरक्षण का वो गणित भी समझिए जिसे नारों के शोर में जानबूझकर दबा दिया जाता है। केंद्र सरकार की सीधी भर्तियों में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है। यानी कुल 59.5% पद आरक्षित हैं, जबकि 40.5% पद ओपन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये 40.5% पद केवल जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। इन पर देश के सभी वर्गों के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित हो सकते हैं। यानी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी में स्थान बना सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की शर्तें पूरी ना करने वाले सवर्ण बच्चे के सामने केवल ओपन कैटेगरी का रास्ता ही होता है। जनरल कैटेगरी का अर्थ केवल हिंदू सवर्ण जातियां नहीं है। सामान्य बोलचाल में जनरल कैटेगरी उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसमें अलग अलग धर्मों के ऐसे समुदाय भी हो सकते हैं जो संबंधित आरक्षित सूची में शामिल नहीं है, जबकि ओपन कैटेगरी किसी जाति की सीट नहीं होती। उस पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के सभी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित हो सकते हैं। हमें यह भी समझना जरूरी है कि एससी और एसटी आरक्षण केवल गरीबी समाप्त करने की योजना नहीं है। इसका आधार सदियों का सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत, शिक्षा से वंचित रखा जाना और सत्ता प्रशासन में कम प्रतिनिधित्व भी है। इसलिए इस ऐतिहासिक अन्याय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तर्क की आड़ में व्यवस्था की समीक्षा से हमेशा बचा भी नहीं जा सकता है। सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे कमजोर परिवारों तक पहुंच रहा है या पहले से स्थापित परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बड़ा हिस्सा लेते जा रहे हैं। यदि किसी परिवार की 2 या 3 पीढ़ियां आरक्षण के माध्यम से उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी और आर्थिक स्थिरता हासिल कर चुकी है, तो क्या उस परिवार की चौथी पीढ़ी को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए जितनी किसी भूमिहीन, अशिक्षित और पहली बार विद्यालय पहुंचे परिवार के बच्चे को मिलनी चाहिए? ओबीसी में इसी समस्या को रोकने के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, लेकिन एससी और एसटी के एडमिशन या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले आरक्षण में ऐसा कोई क्रीमी लेयर मौजूद नहीं है। वर्ष 2024 में पंजाब स्टेट बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच ने एससी समुदाय के भीतर सब क्लासिफिकेशन की अनुमति दी थी। इसका उद्देश्य ये था कि आरक्षण का पर्याप्त लाभ न पाने वाले समुदायों को भी प्राथमिकता दी जा सके।
कुछ न्यायाधीशों ने आरक्षित वर्ग के भीतर आगे बढ़ चुके हिस्से की पहचान पर विचार करने का भी सुझाव दिया था। लेकिन बीजेपी सरकार ने क्या किया? क्या उसने देशव्यापी आंकड़े जुटाकर बताया कि आरक्षण का कितना लाभ किन परिवारों तक पहुंचा है? क्या उसने पूछा कि कौन से समुदाय आज भी पीछे छूटे हैं? क्या उसने व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण बनाने के लिए कोई समयबद्ध समीक्षा शुरू की? नहीं, उसने समीक्षा के सवाल का जवाब भी नारे से दिया, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है। हालांकि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया। इसका लाभ उन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल सकता है जो एससी, एसटी और केंद्र की ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस केवल हिंदू सवर्णों के लिए नहीं है और ना ही जनरल कैटेगरी का प्रत्येक व्यक्ति इसका पात्र होता है। लेकिन बीजेपी सरकार में ये तो बस शुरुआत थी, असली ट्विस्ट तो अभी भी आना बाकी था। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए इक्विटी रेगुलेशन जारी किए। उद्देश्य था विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकना। लेकिन इसमें एक कैटेगरी शामिल नहीं थी, वो थी जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के छात्रों ने पूछा, यदि हमारी जाति के कारण हमारा अपमान किया जाए, हमें प्रताड़ित किया जाए या कैंपस से अलग किया जाए तो क्या हमारी शिकायत को भी वही विशेष सुरक्षा मिलेगी जो दूसरे लोगों को मिलती है? दूसरा और सबसे बड़ा सवाल इस बात का था कि झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा को लेकर क्या नियम है। किसी वास्तविक पीड़ित की शिकायत दबनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष छात्र, शिक्षक या कर्मचारी का भविष्य भी एक झूठे आरोप से बर्बाद भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहानी केवल गलत नियम बनाए जाने की नहीं है। असली सवाल यह है कि सड़क पर प्रदर्शन होते रहे, छात्र सड़कों पर उतरकर नियम वापस लेने की मांग करते रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इन नियमों के विरोध में अपने पद छोड़ दिए। बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित करके विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। यानी जिस व्यक्ति ने सवाल उठाया वही सरकार के लिए समस्या बन गया। जो पदाधिकारी बोले उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, जो अधिकारी विरोध में खड़ा हुआ उस पर कार्रवाई हो गई। लेकिन जिन नियमों के कारण इतना विवाद खड़ा हुआ उन्हें सरकार वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। यानी जिस जनरल कैटेगरी ने बीजेपी की सत्ता के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसके बच्चों की चिंता सरकार के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं को नियमों पर तत्काल रोक लगाकर सभी पक्षों से बातचीत कर सके। सरकार पीछे तब हटी जब मामला उसके अपने समर्थकों के विरोध से आगे बढ़कर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा और 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा था कि हम जात विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय समाज को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। और आखिरकार अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन रेगुलेशन पर दोबारा से विचार किया जा रहा है। यानी सरकार छात्रों के प्रदर्शन से पीछे नहीं हटी, सवर्ण संगठनों के विरोध से पीछे नहीं हटी, अपने पदाधिकारियों के इस्तीफे से भी पीछे नहीं हटी, अपने सांसद और विधान परिषद सदस्यों के सवालों से पीछे नहीं हटी। सरकार का रुख तब बदला जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके नियमों का रास्ता रोक दिया। और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। सवर्ण समाज बीजेपी के लिए तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वो वोट देता है, कार्यकर्ता बनकर झंडा उठाता है और पार्टी के हर फैसले का बचाव करता है। लेकिन जैसे ही वही समाज अपने बच्चों के अधिकार की बात करता है, उसकी आवाज बीजेपी के चुनावी समीकरण के सामने छोटी पड़ जाती है। ये लड़ाई एससी, एसटी या ओबीसी समाज के खिलाफ नहीं है, उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन एक वर्ग को न्याय देने के लिए दूसरे वर्ग के गरीब बच्चों को अन्याय सहने के लिए छोड़ देना भी सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। बीजेपी को ये याद रखना होगा कि सवर्ण समाज का समर्थन कोई ब्लैंक चेक नहीं है। जिस पीढ़ी ने पार्टी के लिए अपनी जवानी खपा दी वो शायद चुप रह सकता है, लेकिन जिस नई पीढ़ी के हाथ में डिग्री है, सामने बेरोजगारी है और अवसर लगातार सीमित हो रहे हैं, वो हिसाब पूछेगी अपने अंकों का, अपने अवसरों का, उस विश्वास का भी जिसके सहारे बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची है। क्योंकि जिस दिन सवर्ण समाज ने मान लिया कि बीजेपी को उसका वोट और उसकी आस्था तो चाहिए, लेकिन उसके बच्चों का भविष्य नहीं, उस दिन जिस सत्ता को उसने अपना पूरा जीवन लगाकर खड़ा किया, उसकी नींव हिलाने वाला भी वही होगा।
और तब बीजेपी को ये बात समझ आएगी कि चुनावी गणित को बचाने के लिए उसने किसी मामूली समर्थक की नहीं, अपनी सबसे पुरानी ताकत की बलि चढ़ा दी है।